नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमचंद, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज पाली। इंडियन एविडेंस एक्ट के पिछले वीडियो में हमने देखा था साक्ष्य विधि क्या है। साक्ष्य विधि के अंतर्गत साक्ष्य अधिनियम की धारा 1 और 2। आज हम देखते हैं साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत धारा 3। धारा 3 में 10 परिभाषाएं हैं, जिसमें पहली परिभाषा है साक्ष्य। एक्चुअली साक्ष्य की परिभाषा नहीं देकर के साक्ष्य अधिनियम में साक्ष्य के प्रकार बताए गए कि साक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं। मौखिक साक्ष्य, वे सभी तथ्य जो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं, उन्हें मौखिक साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य। धारा 3 में एक बार संशोधन भी हो रखा है। दस्तावेजी साक्ष्य के अंतर्गत IT एक्ट 2000 के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी दस्तावेजी साक्ष्य की श्रेणी में आते हैं। इसके अतिरिक्त भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में विभिन्न प्रकार के साक्ष्य बताए गए हैं अलग अलग स्थानों पर, जिसमें प्रत्यक्ष साक्ष्य, परिस्थितिजन्य साक्ष्य, वास्तविक साक्ष्य, प्राथमिक साक्ष्य, द्वितीयक साक्ष्य, अनुश्रुत साक्ष्य, हियरसे एविडेंस और विनिश्चयात्मक साक्ष्य। ये विभिन्न प्रकार के साक्ष्य हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन इज तथ्य, फैक्ट्स। तथ्य किसे कहते हैं? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत कोई वस्तु की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो। कोई भी तथ्य हो सकता है, कोई भी तथ्य की अवस्था हो सकती है, उसकी स्थिति हो सकती है, या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, या कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति का, या कोई किसी भी प्रकार की मानसिक दशा भी हो सकती है, वह तथ्य हो सकता है। इस प्रकार देखें, तथ्य 2 प्रकार के होते हैं, विवाद्य तथ्य और सुसंगत तथ्य। उदाहरण देखते हैं। तथ्य यह कि किसी टेबल पर अमुक क्रम में एक पुस्तक है। किसी भी टेबल पर इस क्रम में कोई पुस्तक है तो वो एक प्रकार का तथ्य कहलाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज फैक्ट इन इश्यू, विवादित तथ्य। विवादित तथ्य किसे कहते हैं? ऐसा कोई तथ्य जिसे अकेले में या संसर्ग, मतलब किसी के साथ में, कोई भी तथ्य अकेले हो सकता है या उसके साथ में किसी अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता के अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति या विस्तार को किसी वाद या कार्रवाई में जो न्यायालय के समक्ष स्वीकार या इनकार किया जाता है। अर्थात ऐसा कोई तथ्य जैसे या तो अकेले में या किसी तथ्य के साथ में 3 प्रकार के अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता के अस्तित्व या अनिश्चित या प्रकृति या विस्तार के बारे में किसी वाद या कारण या तो एक पक्ष का स्वीकार करता है या दूसरा पक्ष का इनकार किया जाता है, वो होता है विवाद। मतलब जहाँ कहीं किसी तथ्य के बारे में विवाद है, वह विवादित तथ्य कहलाता है। उदाहरण देते हैं कि क्या A B की हत्या के समय विकृचित था। यह एक प्रकार का विवादित तथ्य है। ये कहता है कि B विकृचित था या नहीं था, ये पक्षकारों में विवादित तथ्य है। अगली परिभाषा है सुसंगत तथ्य, रिलेवेंट फैक्ट्स। सुसंगत तथ्य किसे कहते हैं? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत वे तथ्य जो विवादित तथ्य से इस प्रकार संसक्त हो, अर्थात जुड़े हो, जो विवादित तथ्य के अस्तित्व, अनिश्चित्व, संभावना या अधिसंभावना बताते हैं। अर्थात वे तथ्य जो विवादित तथ्य इस प्रकार से जुड़े हुए हैं कि जो विवादित तथ्य वास्तव में उसका अस्तित्व है या अनिश्चित्व है, उसकी संभावना या अधिसंभावना बताते हैं। उदाहरण है उद्देश्य, अवसर, कारण। सुसंगत तथ्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत धारा 6 से 55 तक दिए गए हैं, जिनको न्यायालय सुनने के लिए बाध्य तो है, परंतु निर्णय देने के लिए बाध्य। अर्थात न्यायालय उनको अवश्य सुनेगा, लेकिन ये जरूर नहीं कि उन पर ही निर्णय आधारित हो। उन पर आधारित हो भी सकता है, नहीं भी हो सकते हैं। उदाहरण जैसे उद्देश्य, अवसर, कारण, संस्वीकृति, ये विभिन्न प्रकार के सुसंगत तथ्य हैं। एक और प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 लागू होने के पूर्व भारत में साक्ष्य के कौन कौन से नियम प्रवृत्त थे, कौन कौन से नियम भारत के विभिन्न उस समय के प्रांतों में प्रचलित थे?
ब्रिटिशकालीन प्रेसिडेंसी नगरों तथा कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में इंग्लिश साक्ष्य नियम प्रभावी थे तथा अन्य स्थानों पर हिंदू और मुस्लिम धर्मशास्त्रों के नियम प्रभावशील थे। एक और प्रश्न पूछा जाता है, क्या मध्यस्थ के समक्ष की कार्रवाई में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं? नहीं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम मध्यस्थ के समक्ष की गई कार्रवाई पर लागू नहीं होता है। एक और प्रश्न है, साक्ष्य विधि किसे कहते हैं? न्यायालय द्वारा साक्ष्य ग्रहण करने की प्रक्रिया विधि है, वो साक्ष्य विधि कहलाती है। अगली धारा 3 के अंतर्गत वापस परिभाषाओं पर आते हैं। धारा 3 के अंतर्गत 3 परिभाषाएं जो साथ में है, साबित, ना साबित और साबित नहीं हुआ। पहली परिभाषा साबित, जब न्यायालय के समक्ष साबित की परिभाषा, जब न्यायालय तथ्य के अस्तित्व या अस्तित्व की अधिक संभावना पर विश्वास किया जाता है। दूसरे प्रकार से, जब न्यायालय विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है या अस्तित्व की अधिक संभावना पर विश्वास करे एवं कोई प्रज्ञावान व्यक्ति या अर्थात कोई बुद्धिमान व्यक्ति इस अनुमान पर कार्य करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है। इसमें एक महत्वपूर्ण वाद है, अब्दुल करीम बनाम द क्राउन। किसी तथ्य को साबित करने से पूर्व निश्चितता के स्तर पर पहुंचना आवश्यक है। इस केस में क्या गया है, अर्थात धारा 3 में इस परिभाषा को इस प्रकार समझ सकते, जब न्यायालय द्वारा विश्वास किया जाए कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है, ना साबित। यह ना साबित की परिभाषा है कि जब न्यायालय द्वारा यह विश्वास किया जाए कि उस तथ्य का अस्तित्व, जब न्यायालय विश्वास करता है कि उस तथ्य का अस्तित्व है तब तो साबित, और जब न्यायालय द्वारा विश्वास किया जाता है कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है या अनस्तित्व की अधिक संभावना पर विश्वास किया जाए तो वह नासाबित कहलाता है। जब न्यायालय अपने समक्ष विषयों पर, यह परिभाषा जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में दी गई है उसके अनुसार, जब न्यायालय अपने समक्ष विषय पर विचार करने के पश्चात या तो यह विश्वास करे कि उसका अस्तित्व नहीं है या उसके अनिस्तित्व को इतना अधिक संभव है समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है। यह हो गया ना साबित। अब साबित नहीं हुआ। धारा 3 के अनुसार कोई तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है जब वह न तो साबित किया गया और न ही ना साबित, अर्थात न्यायालय के समक्ष वह तथ्य न तो साबित किया गया और न ना साबित किया गया, तो उसका मतलब है कि वह तथ्य साबित नहीं हुआ है। अर्थात न्यायालय ने उस तथ्य पर विचार ही नहीं किया है। किसी संबंधित तथ्य पर जब न्यायालय विचार ही नहीं करे तो वह तथ्य साबित नहीं हुआ माना जाएगा। यदि न्यायालय ने विचार कर लिया हो तो या तो जब न्यायालय विचार करता है तो या तो उस तथ्य को साबित मानता है या ना साबित। जब विचार किया ही नहीं है तो वह तथ्य साबित नहीं हुआ। एक और प्रश्न है, टैप किए गए रिकॉर्ड या कैसेट के वार्तालाप साक्ष्य में कब ग्राह्य किया जा सकता है? क्या टैप किए गए रिकॉर्ड या कैसेट के वार्तालाप को न्यायालय ग्रहण कर सकता है? तो धारा 3, 7 और 8 के अनुसार वार्तालाप सुसंगत होने, रिकॉर्डिंग सही तरीके से होने, टैप के अंशों को मिटाया या जोड़ा नहीं होने और वाणी का अभिज्ञान होने पर बस सुसंगत हो। अर्थात उस जो रिकॉर्डिंग में, उस रिकॉर्डिंग के अंतर्गत किसी भी प्रकार के हेरफेर नहीं होना चाहिए, ना तो मिटाया गया होना चाहिए ना जोड़ा गया होना चाहिए, तो वह उसको उस वार्तालाप को सुसंगत माना जा सकता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, तथ्य कब प्रमाणित नहीं होता है? धारा 3, जब तथ्य को न तो साबित किया गया और न ही ना साबित किया गया तो ये माना जाएगा कि तथ्य प्रमाणित नहीं हुआ। नेक्स्ट परिभाषा है धारा 4 के अंदर, वो धारा 3 के अंदर परिभाषा थी, अब धारा 4 के अंदर उपधारणा, प्रिज्यूम या प्रिज्यूम्सन। 3 प्रकार की उपधारणा है जो भारतीय साक्ष्य
अंतर्गत दी गई है। उपधारणा कर सकेगा, मे प्रिज्यूम, उपधारणा करेगा मीन्स शैल प्रिज्यूम, और निश्चयात्मक या विनिश्चयात्मक सबूत मीन्स कंक्लूसिव प्रूफ। उपधारणा किसको कहते हैं? उपधारणा को सामान्य रूप से कह सकते हैं कि अनुमान लगाना। न्यायालय भी अनुमान लगा सकता है। 3 प्रकार कहते हैं कि तथ्य की उपधारणा न्यायालय उपधारणा कर सकेगा कह सकते हैं। इसमें थोड़े शब्दों को बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। कर सकेगा तो तथ्य की उपधारणा, करेगा है विधि की उपधारणा, और तथ्य व विधि की मिश्रित उपधारणा है, वो साक्ष्य अधिनियम का विषय नहीं है। तो तथ्य की उपधारणा में अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो न्यायालय इसमें 0% है वो उपधारणा करता है। और विधि की उपधारणा के अंतर्गत 2 प्रकार की उपधारणा है। विधि की खंडनीय उपधारणा, जिसमें न्यायालय उपधारणा कर सकता है, मतलब 50% संभावना है, और विधि की अखंडनीय उपधारणा। एक तो खंडनीय उपधारणा और विधि की अखंडनीय उपधारणा है वो, जिसमें न्यायालय संपूर्ण रूप से विश्वास करेगा। न्यायालय उपधारणा कर सकेगा। प्रथम परिभाषा धारा 4 के अंतर्गत न्यायालय या तो ऐसे तथ्यों को साबित हुआ मान सकेगा, और जब तक वह ना साबित नहीं किया जाएगा, और उसके सबूत की मांग कर सकता है। अर्थात न्यायालय उपधारणा किस किस आधार पर करेगा, किस किस आधार पर अनुमान लगाएगा? किसी प्राकृतिक घटना, मानवीय आचरण या लोक और प्राइवेट कारोबार के सामान्य अनुक्रम को ध्यान में रखते हुए न्यायालय उपधारणा कर सकता है। अब दूसरी उपधारणा है न्यायालय उपधारणा करेगा। जहाँ न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, वहाँ वह ऐसे तथ्यों को साबित मानेगा। ऊपर है मान सकेगा, यहाँ पर है मानेगा, जब तक ना साबित नहीं किया जाता है, क्योंकि विधि की यह खंडनीय उपधारणा है। उदाहरण देखते हैं। सरकार ने नक्शा बनाया, कोई भी नक्शा वो सरकार द्वारा बनाया गया है, तो न्यायालय ये उपधारणा करेगा कि ये सही है, लेकिन उसको नासाबित किया जा सकता है। तीसरा प्रकार विनिश्चयात्मक सबूत या कंक्लूसिव प्रूफ, जहाँ की इस अधिनियम द्वारा जहाँ की एक तथ्य किसी अन्य तथ्य का निश्चयात्मक सबूत घोषित किया गया है, वहाँ न्यायालय उस एक तथ्य के साबित हो जाने पर उस अन्य तथ्य को भी साबित मानेगा, और उसे ना साबित करने के लिए प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा नहीं। यहाँ पर 2 प्रकार के तथ्य, एक तथ्य है वह एक दूसरे तथ्य निश्चयात्मक सबूत घोषित किया गया है, तो न्यायालय बाद में इसका सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है धारा 112। आगे पढ़ेंगे अपन विस्तार से धारा 112 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत। अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत कहाँ कहाँ पर तथ्य की है वो उपधारणा दी गई है। न्यायालय उपधारणा कर सकेगा, शब्दों का ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर उपधारणा कर सकेगा कहाँ कहाँ पर है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 86, 87, 88, 88A, 90, 90A, सेक्शन 113A और 114। न्यायालय उपधारणा करने के लिए आपबद्ध नहीं है। दूसरे प्रकार की उपधारणा है विधि की खंडनीय उपधारणा। न्यायालय उपधारणा करेगा, वो कर सकेगा थी ये करेगा। यह कहाँ कहाँ पर दी गई है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 79 to 85C तक, फिर सेक्शन 89, 111A, 113B, 114A, 105, 107, 108 और सेक्शन 79 to 85C तक देख के लिया। न्यायालय उपधारणा करने के लिए आपबद्ध है। तीसरा है विनिश्चयात्मक सबूत। ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत कहाँ कहाँ दिया गया है? सेक्शन 41, 112, 113। यह विधि की अखंडनीय उपधारणा है।
अगले टॉपिक के लिए अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।